फिल्म की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप का सीन देखते हैं जो बुरी तरह क्रैश हो चुका था। उसमें बैठे सभी एस्ट्रोनॉट्स काफी जख्मी हो चुके थे। वो सब लोग अपने आप को संभालने में लगे होते हैं। उनमें से कुछ अपनी बेस पर कांटेक्ट कर रहे थे। दरअसल वो चांद पर एक मिशन के लिए आए होते हैं, लेकिन उनका स्पेसशिप किसी वजह से क्रैश लैंड कर गया। तभी हम देखते हैं डॉक्टर सुंग नाम की एक एस्ट्रोनॉट को, जिसकी सीट बेल्ट खुली और वो सीधा नीचे गिर गई। तभी उनके पास कैप्टन हान आते हैं और उसकी हालत के बारे में पूछने लगे। डॉक्टर कहती है मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। तभी हम देखते हैं एक और एस्ट्रोनॉट को, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि क्रैश लैंडिंग के अंदर उसकी 2 पसलियां टूट चुकी थी और उसकी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके पास डॉक्टर हसन नाम की एक एस्ट्रोनॉट आई। वो उसे मेडिसिन तो दे रही थी, लेकिन उनके पास सर्जरी करने के लिए कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं होती। और तो और उनका स्पेसशिप खाई के अंदर भी गिरने वाला होता है। लेकिन तभी वो सीन कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं धरती को, जिसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। धरती हर तरफ से सूख चुकी है। बड़ी बड़ी मछलियां समुद्र से बाहर आकर मर चुकी हैं। पानी की कमी की वजह से ना तो कोई फसल उग पा रही है और ना ही पैदा होने वाले बच्चे सेहतमंद पैदा हो रहे थे। वो सब लोग पैसों की बजाय अब पानी पर जिंदा रहते हैं। जो सबसे ज्यादा अमीर है उन्हें अच्छी क्वालिटी का और काफी ज्यादा पानी दिया जाता है, जबकि गरीबों को एक दिन में पीने लायक पानी भी नहीं मिलता। और जो पानी मिलता है उसमें भी काफी गंदगी होती है। इस वजह से हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कोरिया की गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सबको सही पानी नहीं दिया जा रहा था, जबकि अमीरों को काफी अच्छा पानी और काफी ज्यादा मात्रा में पानी दिया जाता है। हमने देखा कि हर तरफ बस सूखा ही पड़ा हुआ है और हरियाली का तो नामो निशान तक नहीं होता। तभी हम देखते हैं एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को, जो उसी डॉक्टर सूंग के पास आया जिस डॉक्टर सूंग को हमने फिल्म की शुरुआत में स्पेसशिप में देखा था। डॉक्टर सूंग एक HRC नाम की काफी अमीर कंपनी के लिए काम किया करती थी। दरअसल वो एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट होती है। डॉक्टर सूंग के पास वो मैनेजर आता है जिसका नाम किमसन था। वो डॉक्टर सूंग को कहता है आप इस घटिया सी कंपनी में क्या कर रही हैं? आपको तो हमारे साथ यूटानी कॉर्पोरेशन में एक अच्छे लेवल पर जॉब करनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे खासे पैसों के साथ साथ अच्छा खाना और हाईटेक फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए। डॉक्टर सूंग कहती है लगता है आप भूल गए मेरी बहन भी आपके यहाँ काम करते करती एक मिशन के अंदर मारी गई, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा हाल भी मेरी बहन की जैसा हो। लेकिन किम ने कहा वही बहन हमारी कंपनी में लगातार काम करते हुए ये चाहती थी कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला यानी पानी उसे हल कर दिया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप यूटानी कॉर्पोरेशन का एक सबसे बड़ा मिशन जो चांद पे जाने वाला है उसकी मेंबर बने। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो हमें फिर कभी पानी की कमी नहीं होगी। जिसमें डॉक्टर सूंग ना तो नहीं कहती, लेकिन अभी उसने मैनेजर किम को हाँ भी नहीं बोला होता। इसी के साथ वो सीन कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर सूंग को, जो अब अपने पालतू कुत्ते को पानी पिला रही थी। वो बेचारा कुत्ता काफी ज्यादा प्यासा होता है। डॉक्टर को भी इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि मुझे इस मिशन पे चले जाना ही होगा, अपने लिए ना सही बल्कि इस दुनिया के लिए। मैं दिल पे पत्थर रख के इस घटिया सी कंपनी के लिए ये मिशन पूरा कर ही लूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर सूंग को, जो अब यूटानी कंपनी के अंदर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो मिशन के लिए रेडी हो चुकी थी। वहाँ पे हम देखते हैं कैप्टन हान को, जो डॉक्टर सूंग से कहते हैं पिछले 3 सालों से मैं सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूँ और पिछले 3 सालों में कोई भी हाई टेक मिशन नहीं आया। ये पहला मिशन है जिसमें मुझे बुलाया गया। तभी वहाँ पर चैंग और ली गीसू नाम के 2 आदमी आए। वो भी इस मिशन का हिस्सा बनने वाले थे। वो आते ही कहते हैं कैप्टन हान आपके बारे में हमने काफी बातें सुनी है, लेकिन आपको कभी भी अपनी नजरों के सामने नहीं देखा। आज आपको अपनी आंखों के सामने देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अगले पल वहाँ पर एक इजी नाम का इंजीनियर आया। वो आते ही कैप्टन हान को सल्यूट करता है और कहता है कैप्टन हान आपने अपनी लाइफ में 21 मिशन किए और सभी के सभी सक्सेसफुल रहे। उम्मीद है ये मिशन भी सक्सेसफुल होगा। इजी कहता है मैंने आप जैसा कैप्टन आज तक नहीं देखा। फिर हम देखते हैं डॉक्टर सूंग को, जिसके पास एक औरत आती है जिसका नाम डॉक्टर हसन था। जी हाँ, ये वही औरत है जिससे हमने फिल्म की शुरुआत में उस एस्ट्रोनॉट का इलाज करते हुए देखा था। वो आते ही कहती है डॉक्टर सूंग मैंने आपका नाम बहुत सुना है। डॉक्टर सूंग के पास कंपनी वालों ने अब गोल्डन कार्ड दे दिया था, यानी डॉक्टर सूंग अब हाई क्वालिटी का पानी पी सकती थी। डॉक्टर हसन कहती है मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और आपको मैं जानती हूँ आप तो वही मशहूर साइंटिस्ट है ना जिन्हें पिछले साल ही नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन हमें ये भी पता है कि आपकी बहन ने पहले इसी कंपनी के लिए अपनी जान भी गंवाई है। डॉक्टर सूंग ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन डॉक्टर हसन कहती है मुझे माफ कीजिए, मैं बस ऐसे ही बातों बातों में काफी दूर निकल गई। मगर डॉक्टर सूंग ने कहा उम्मीद है कि आप हमारे साथ मिशन पे काफी मददगार साबित होंगी। इसके तुरंत बाद वहाँ पर डायरेक्टर चोई आती है। जी हाँ, ये वही डायरेक्टर थी जो यूटानी कंपनी की बॉस है। वो सभी को एक जगह पे इकट्ठा कर देती है, जहाँ पे उन्हें मैनेजर किम आकर मिशन के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। वो कहते हैं आपके इस मिशन में 11 लोग जाएंगे। आपको एक खास तरह का कैप्सूल चांद पर बने हुए एक बेल्हे बेस स्टेशन से लाना होगा। याद रहे आपको सिर्फ 3 कैप्सूल्स ही लाने हैं, ना इससे ज्यादा ना
ना इससे कम। ये कैप्सूल्स आपको बेल्हे स्टेशन पर मौजूद 3 स्टोरेज रूम में से मिलेंगे। अब चाहे एक ही स्टोरेज रूम में से 3 मिल जाए या तीनों में से एक एक, आपको 3 कैप्सूल्स को किसी भी हालत में धरती के अंदर लाना है। बेल्हे स्टेशन में अब कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। आज से 2 साल पहले वहाँ पर एक रेडिएशन लीक हुआ और कुछ ही मिनट के अंदर सभी लोग मारे गए, इसीलिए हमें मदद करने का मौका तक नहीं मिला। दोस्तों, बेल्हे स्टेशन यूटानी कंपनी का ही एक प्राइवेट स्टेशन था जो उन्होंने चांद पर लूनर वाटर यानी चांद के पानी की खोज करने के लिए बना रखा था। उनको कितनी कामयाबी हुई या कितना नुकसान, इस चीज के बारे में डायरेक्टर चोई उन सबको नहीं बताती। डायरेक्टर कहती है आपको सिर्फ मिशन करने के पैसे दिए जाएंगे, इसके अलावा आप कोई सवाल नहीं कर सकते। डॉक्टर सुंग ने कहा ये कैसी बात हुई, अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी मिशन के दौरान जान तक चली जाए। लेकिन डायरेक्टर कहती है मेरा यकीन करो, अगर वहाँ पर तुम में से कोई भी मारा गया तो पीछे हमें भी गवर्नमेंट को जवाब देना होगा, इसीलिए ये कोई इलीगल मिशन नहीं है, हम तुम्हारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। इसके तुरंत बाद वो मीटिंग ओवर हो जाती है और सब लोग वापस जा रहे थे। तभी डॉक्टर सुंग ने कैप्टन हान से पूछा क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगा, हम इनके लिए मिशन कर रहे हैं और ये हमें पूरी बात तक नहीं बता रहे, मुझे तो लगता है ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन कैप्टन हान कहते हैं आप मुझ पे एक मेहरबानी कीजिए, मिशन के दौरान मुझसे ज्यादा सवाल मत कीजिएगा, जो मैं ऑर्डर दूंगा बस उसे पूरा करते रहना। इसके तुरंत बाद ही कैप्टन हान वहाँ से चले गए और फिर हम देखते हैं स्पेसशिप का सीन जहाँ सभी लोग अब बैठकर बेल्हे स्टेशन जाने वाले थे। कुछ ही घंटों के अंदर वो चांद की एटमॉस्फेयर के अंदर होंगे। स्पेसशिप में हम देखते हैं 2 मैकेनिकल इंजीनियर्स को जो आपस में भाई थे, एक का नाम चीफ कुंग जबकि दूसरे का नाम ली गीसू था। वहाँ पे कैप्टन उन सब का वेलकम करता है और अपनी जगह पे आकर बैठ जाता है। वो कहता है सभी लोग अपने आप को तैयार रखें, ये मिशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तभी वहाँ पर एक पायलट आया जो तुरंत ही मेन पायलट जिसका नाम होता है चैंग उसके पास आके बैठ जाता है। पायलट चैंग कहता है तुम्हारी जगह पे तो कोई लड़की आने वाली थी ना, लेकिन तुम कहाँ से टपक पड़े। इस पर वो दूसरा पायलट कहने लगा अरे तुमने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं, मेरा नाम है यूरी और मुझे कंपनी नहीं भेजा है, इसलिए टेंशन मत लो और मिशन पे ध्यान दो। अगले पल उन सब ने अपनी सीट बेल्ट लगाकर अपने अपने हेलमेट्स को अपने सरों पर पहन लिया। फिर वो सब मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ ही पलों में उनका स्पेसशिप उनके रॉकेट से अटैच हो जाता है और देखते ही देखते वो स्पेसशिप लॉन्च हो गया और कुछ ही मिनट्स में वो सभी लोग अर्थ की एनवायरनमेंट से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कैप्टन हान को जो अपनी सीट से उठकर दोनों पायलट्स के पास आकर पूछता है कि हम कितनी देर में चांद के करीब होंगे। वो कहते हैं हम 4 घंटों में चांद के पास पहुंच जाएंगे। इस समय ये सभी लोग जरा चैन की सांस लेते हैं। कैप्टन कहते हैं आप सब 3 घंटों के लिए फ्री हो, जो चाहे वो कर सकते हो। इतना कह के कैप्टन अपनी सीट पे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं ली गीसू को जो कहता है डायरेक्टर चोई यार मुझे सही नहीं लगी, ऐसा लगता था जैसे वो किसी फिल्म की कोई विलन हो। ये सुनते ही कैप्टन उन सबको चुप करने का कहते हैं, जिस पर ली गीसू तुरंत ही चुप हो गया। इसी तरह 4 घंटे बीत गए और वो अब चांद की एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ चुके थे, लेकिन थोड़ा सा टर्बुलेंस होने की वजह से वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। कैप्टन कहते हैं जरा चेक करके बताओ कि आखिर क्या खराबी है। जिस पर चीफ गुंग ने कहा हमारे थर्स्टर्स खराब हो चुके हैं, इसीलिए या तो हम वापस जा सकते हैं या फिर हम मून पर क्रैश लैंड हो जाएंगे। कैप्टन पायलट से कहते हैं अगर आपको क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी तो कितना नुकसान होगा। पायलट कहते हैं ये तो क्रैश लैंडिंग करने के बाद ही पता चलेगा। कैप्टन ने कहा हम वापस नहीं जा सकते, इसीलिए स्पेसशिप को मॉड्यूल से अलग करो और आहिस्ता आहिस्ता मून की सरफेस पे जाना शुरू कर दो। इसी तरह अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके चांद की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्होंने थर्स्टर चलाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी वजह से वो चांद की सतह के काफी करीब आ गए और देखते ही देखते उनका स्पेसशिप काफी बुरी तरह चांद की सतह से जा टकराया और एक हाई स्पीड क्रैश हो जाता है। दोस्तों फिल्म का ये वो सीन था जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वही सीन होता है जहाँ पे अब सब लोग अपने अपने हेलमेट्स और स्पेस सूट को पहनकर कैप्टन हान के कहने पर स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी हमने देखा कि पलक झपकते ही उनका स्पेसशिप नीचे एक खाई के अंदर गिर जाता है। ये देखकर वो सभी लोग दहशत में आ गए क्योंकि अब उनका वापस जाने का इकलौता जरिया भी तबाह हो चुका था। ये देखते ही कैप्टन हान चीफ गुंग से कहते हैं बेल्हे स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द बेल्हे स्टेशन जाना होगा और वहाँ जाकर डायरेक्टर चोई को मदद के लिए कांटेक्ट करना है ताकि वो इन सबको यहाँ से निकाल पाए। चीफ गुंग ने कहा अगर हम यहाँ से पूरी स्पीड में भागना शुरू कर देना तो हम 1 घंटे के अंदर बेल्हे तक पहुँच जाएंगे और वहाँ से अपने आप के लिए मदद बुला पाएंगे। इसलिए वो तुरंत ही बेल्हे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन मून की ग्रेविटी कम होने की वजह से उन्हें चलने में भी काफी मुश्किल आ रही थी। यहाँ पे हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसकी क्रैश लैंडिंग के अंदर 2 पसलियां टूट चुकी थी। दर्द की वजह से वो बेचारा चल नहीं पा रहा था, इसीलिए डॉक्टर सूंग उसे देखकर रुक जाती है। लेकिन कैप्टन कहती है चलते रहो वरना हमारी ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगी और हम सब लोग यही मारे जाएंगे। कुछ ही देर बाद उन्हें बेल्हे स्टेशन नजर आ जाता है, लेकिन कैप्टन अपनी जब ऑक्सीजन देखता है तब उसकी ऑक्सीजन का लेवल सिर्फ 9% था। इसलिए चीफ कुंग सभी से कहते हैं कि यहाँ साथ ही एक ढलान है और अगर हम वहाँ से जाएंगे तो हम बेल्हे तक जल्द ही पहुँच जाएंगे। हमारी ऑक्सीजन
भी बच जाएगी। इसलिए कैप्टन कहते हैं यही रास्ता सही होगा। इतने में ही हमने देखा उसी आदमी को जिसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टर कहती है इनका बचना इम्पॉसिबल है क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसके सभी ऑर्गन्स फेल हो रहे थे। वो आदमी कैप्टन से कहता है मुझे आखिरी बार पानी पीना है। कैप्टन ने जैसे ही अपना हिस्से का पानी उस आदमी को दिया तभी वो बेचारा कैप्टन के सामने ही दम तोड़ देता है। ये देखकर कैप्टन और उन सभी लोगों को काफी बड़ा झटका लगा क्योंकि उन्हें आए को अभी सिर्फ 50 मिनट ही हुए थे और उन्होंने अपने सामने ही अपने एक साथी को खो दिया। लेकिन कैप्टन कहते हैं सभी हिम्मत से काम लो और चलते रहो। इसलिए वो चलना स्टार्ट कर देते हैं और अब हमने देखा कि उनकी ऑक्सीजन खत्म ही होने वाली थी, लेकिन अब वो बेल्हे तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जल्द से जल्द अंदर एंटर करके अपने ऑक्सीजन टैंक्स को दोबारा रिफिल करना होगा वरना वो बाहर ही दम घुटने की वजह से मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं एंट्रेंस पर जहाँ एक कोड लगाना था, लेकिन जिसको वो कोड पता था वो आदमी काफी ज्यादा घबराया होता है। पहले तो वो कोड को गलत लगाता है लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला और कोड सही एंटर करके सबको अंदर जाने के लिए कह दिया। सभी लोग तुरंत ही अंदर आए और अपने आप को ऑक्सीजन चार्जर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और सभी दोबारा से सेटल हो गए। इसके तुरंत बाद अब वो राहत की सांस लेते हैं। फिर कैप्टन वहाँ की आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को ऑन कर देता है। उसके साथ साथ कैप्टन ने आर्टिफिशियल ग्रेविटी को भी ऑन कर दिया, लेकिन कैप्टन कहता है अभी कोई भी सूट नहीं निकालेगा क्योंकि जैसा डायरेक्टर चोई ने बताया था यहाँ पे रेडिएशन लीक हो रखी है और हमें सूट पहने ही रखना होगा। इसलिए अब वो डायरेक्टर चोई के दिए हुए नक्शे के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाते हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी। कैप्टन कहता है लगता है ये रेडिएशन लीक होने की वजह से मारा है, लेकिन डॉक्टर हसन ने कहा इसकी हालत को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे पानी में डुबोकर मारा गया है। इसी पर पायलट चैंग कहते हैं यहाँ धरती पे नहाने लायक पानी नहीं है और यहाँ पे किसी को पानी के अंदर डुबोकर मारा जा रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर आप फिर से चेक कीजिए। अगर डॉक्टर हसन कहती है जो इस बॉडी पर सिम्टम्स है ना उन्हें देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे ये डूब के मरा हो। कैप्टन ये देखकर काफी हैरान हुए क्योंकि उन्हें भी अब डायरेक्टर पर शक होने लगता है, मगर वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उन्होंने सबको आगे चलने का कहा। चलते चलते उन्होंने मेन कमांड रूम के अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन एक जगह पर रुककर वो देखते हैं कि इतनी देर हो चुकी है और रेडिएशन का लेवल तो अर्थ की रेडिएशन के लेवल के बराबर ही है, यानी यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल एनवायरनमेंट थी और तो रेडिएशन लीक होने का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने तकरीबन स्टेशन का 90% हिस्सा छान मारा है, लेकिन वहाँ पे भी कहीं भी रेडिएशन लीक होने का नामो निशान नहीं होता। जिस पर कैप्टन कहता है ये तो फिर अच्छी बात हुई ना, शायद रेडिएशन यहाँ से खत्म हो चुकी हो। इसलिए सभी लोग कैप्टन के पीछे पीछे जाने लगे और फिर कैप्टन तुरंत ही उन्हें कंट्रोल रूम में ले गया। कैप्टन कहते हैं जल्दी से यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को चालू कर दो। इतने में वो सब उस इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर देते हैं और सभी जगह पर पावर आ जाती है। यूरी कहने लगा हमें तुरंत ही युटानी कॉर्पोरेशन से कांटेक्ट करना होगा वरना हम यहीं पर मारे जाएंगे। कैप्टन कहता है लेकिन हमें साथ ही साथ अपना मिशन भी करना होगा। अगर हमने आज मदद बुलाई तो वो ठीक 5 दिनों बाद पहुंचेगी और 5 दिन बहुत है हमें अपना मिशन पूरा करने के लिए। इसी तरह हम यहाँ से जिंदा भी बच पाएंगे और मिशन भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर सूंग ने बिना किसी की परमिशन लिए अपना हेलमेट उतार दिया, जिस पर कैप्टन गुस्सा हो जाते हैं। कैप्टन कहते हैं अगली बार कोई भी काम मेरी परमिशन के बिना मत करना। इसलिए सूंग कैप्टन से माफी मांगती है और कहती है मुझसे गलती हो गई। फिर कैप्टन सभी को हेलमेट्स उतार देने का कहता है। सब लोग ऐसे ही करते हैं। अब जाके उन्हें जरा चैन की सांस आती है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं ली गीसू को जो अपने दोस्त के पास खड़ा गप्पे लड़ा रहा था, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई चीफ गुंग वहाँ पे आ जाता है। उसे कहता है यहाँ पे हम कोई पिकनिक या पार्टी मनाने नहीं आए, इसीलिए मिशन पे फोकस करो और कोई भी गलती मत करना। अगर कोई भी गलती हुई तो कैप्टन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके अगले पल वो सब लोग अब बेस का नक्शा देख रहे थे। ली गीसू सबको कहता है हमें यहाँ पे 3 स्टोर रूम्स मिलेंगे। इन स्टोर रूम्स में हमें हमारे सैंपल्स मिल जाने चाहिए जैसा डायरेक्टर ने कहा था। हमें तीनों स्टोर रूम्स के अंदर जाना होगा और उन सैंपल्स को स्पेशल बैग्स में रखना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद ही वहाँ पर कोई सैंपल्स मौजूद हो, क्योंकि अगर हमें बताया जाता कि वो सैंपल किस चीज के हैं तब हमें कुछ ना कुछ अंदाजा होता कि सैंपल सही होंगे या खराब। हमें तो उनकी कंडीशन तक का नहीं पता। कैप्टन कहते हैं हम 10 लोग बचे हैं, इसीलिए 3 ग्रुप्स बना लो। एक ग्रुप 4 लोगों का और बाकी 2 3 लोगों के। इतने में वो सब लोग 3 ग्रुप्स बनाकर अपने अपने स्टोर रूम की तरफ जाने लगते हैं। डॉक्टर सूंग, यूरी और चीफ गुंग एक ग्रुप में थे। यूरी कहता है डॉक्टर आपके बारे में मैंने काफी सुना है, लेकिन कैप्टन यहाँ पे सबसे ज्यादा मशहूर है। डॉक्टर सूंग इस बात का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन यूरी कहता है कैप्टन अपने उसूलों का बहुत पक्का है। अगर उसके मिशन के बीच उसकी खुद की बीवी भी आ जाए तो वो अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ेगा। लेकिन डॉक्टर सूंग कहती है प्लीज अपने मुंह को बंद रखो। तभी हम देखते हैं कैप्टन को, जिसके साथ 2 और लोग थे, वो भी स्टोर रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली गीसू, पायलट और इंजीनियर इजी को। उनके साथ एक और आदमी था जिसका नाम सन होता है। वो चारों लोग अपने वाले स्टोर रूम में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी ली गीसू को एक अजीब सी ड्राइंग दिखाई दी, जिसे देखकर वो सभी
डर गए क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये ड्राइंग को आखिर किसने बनाया। उन्हें इतना तो पता था कि बड़े बड़े साइंटिस्ट तो ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए वो ये देखकर काफी हैरान होते हैं। मगर उन्हें अपना मिशन पूरा करना था और यहाँ से चले जाना था, इसीलिए वो सीधा आगे बढ़ गए। वो लगातार यही सोचते जा रहे थे कि पता नहीं आखिर उनसे और क्या क्या छुपाया जा रहा है। अगले ही पल कैप्टन अपने वाले स्टोर रूम में पहुंच जाता है, लेकिन उसका दरवाजा अभी भी लॉक्ड था। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो जैम हो गया था, इसीलिए उन्होंने जैसे ही उस दरवाजे को अपने हाथों से खोलने की ट्राई की तब वहाँ पर अचानक से एक आदमी की डेड बॉडी बाहर आती है। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी नहीं बल्कि कई लोगों की लाशें मौजूद थी। कैप्टन और वो दोनों ये नजारा देखकर काफी डर गए क्योंकि इतनी ज्यादा डेड बॉडीज का एक ही जगह पर होना ये इम्पॉसिबल था। डॉक्टर उनसे कहती है ये सब लोग भी उस पहले वाले आदमी की तरह पानी में डूब के मारे गए हैं। तुरंत ही कैप्टन हान ने इजी से कहा हमें यहाँ पे काफी ज्यादा लाशें मिली हैं और हम स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इजी कहता है कैप्टन हमें बेल्हे का गलत नक्शा दिया गया है क्योंकि हम काफी देर से नक्शे के मुताबिक ही चल रहे हैं लेकिन हमें स्टोर रूम नहीं मिला। ये सुनते ही कैप्टन और भी ज्यादा हैरान हुआ क्योंकि डायरेक्टर ने उनको वाकई में किसी बड़ी सच्चाई से अनजान रखा था। डॉक्टर सूंग अब एक एक करके उन सभी लाशों को एग्जामिन कर रही थी। ये सब कुछ अपने मॉनिटर से बाकी सब लोग भी देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इजी की टीम को जिन्हें आखिरकार अपने वाला स्टोर रूम मिल जाता है जहाँ पर उन्होंने एक कैप्सूल उठाया लेकिन उस कैप्सूल में सैंपल मौजूद नहीं होता। उन्होंने देखा कि यहाँ पर सैंपल्स तो है लेकिन सभी सैंपल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और ऐसा किसने किया ये भी उन्हें नहीं पता था। यहाँ दूसरी तरफ हम कैप्टन को देखते हैं जो अब अपने वाले स्टोरेज रूम में पहुंच चुके थे जहाँ पर उन्होंने एक सैंपल उठा लिया लेकिन वो भी खाली था। उन्हें अभी तक नहीं पता चल पाया था कि इस सैंपल में क्या चीज है। डॉक्टर सूंग और चीफ गुंग यूरी को कहते हैं कि हमें भी अपने वाले स्टोरेज रूम को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, जिस पर हमने देखा कि अब यूरी ने अपनी पॉकेट में कुछ छुपा रखा था जैसे उसे कोई ऐसा राज पता हो जो बाकियों को नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं इजी की टीम को जिन्हें अब एक और डेड बॉडी मिली। ली गिसू जैसे ही उस डेड बॉडी के पास गया वहाँ उसे एक सैंपल नजर आता है जो बिल्कुल सेफ कंडीशन में था, इसीलिए ली गिसू ने तुरंत ही उस सैंपल को उठाने की कोशिश शुरू कर दी। इतने में वो सीन कट हो जाता है। फिर वो सीन अब दूसरी टीम पर शिफ्ट होता है जहाँ पर यूरी कहता है कि हमें हमारे मॉनिटर्स पर एक बायोलॉजिकल सिग्नल मिल रहा है, यानी यहाँ पे उनके अलावा कोई और जानदार भी मौजूद है। चीफ गुंग कहते हैं लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है, तो फिर ये चौथा बायोलॉजिकल सिग्नल किस चीज का है। इसलिए चीफ उन दोनों को यहीं पे रुककर खुद चेक करने चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमने देखा ली गिसू को जिसने अब वो सैंपल तो उठा लिया लेकिन उसने जैसे ही उस डेड बॉडी के पेट पर वजन डाला तो उसके मुंह से कुछ पानी के वेपर्स बाहर आते हैं और वो वेपर्स तुरंत ही ली गिसू की आंख में भी चले गए। ली गिसू जब वो सैंपल उठाकर देख रहा था तब उसे पता चला कि ये सैंपल भी बिल्कुल बेकार है। यहाँ हम देखते हैं यूरी को जो अब डॉक्टर सूंग से छुपकर खुद ही एक स्टोरेज रूम में आ चुका था। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उसे उन सब से ज्यादा पता है, इसीलिए वो स्टोरेज रूम को ढूंढ लेता है और अंदर आते ही उसे एक सैंपल भी मिल गया। लेकिन अगले ही पल उसकी लाइट नीचे गिर जाती है। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च को उठाने की कोशिश की तब उसकी टॉर्च खुद ब खुद ही दूर खींची चली गई। ये देखकर यूरी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि यहाँ पर उसके अलावा और कोई मौजूद नहीं होता। तो फिर लाइट को किसने खींचा। यहाँ बाहर हम देखते हैं डॉक्टर सूंग को जो अब यूरी को ही ढूंढते हुए उस स्टोरेज रूम में आ जाती है। अब यहाँ यूरी को वो सैंपल मिल चुका था। उसने जैसे ही वो सैंपल उठाया तब उसे पता चला ये किसी और चीज का सैंपल नहीं बल्कि एक पानी का सैंपल है जो धरती के पानी से काफी ज्यादा साफ और अच्छी क्वालिटी में है। मगर उसे ये देखकर हैरानी हुई कि आखिर एक पानी के पीछे इतना बड़ा मिशन क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, इसलिए वो ये सब देखकर काफी हैरान होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ली गिसू को जिसकी आंख में वो पानी के वेपर्स चले गए थे। उसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब थी और तो और उसे अपनी आंखों के सामने हर जगह पानी ही नजर आ रहा होता है। ये देखकर वो बेचारा काफी ज्यादा डर गया और तो और अब उसे काफी पसीना भी आ रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं डॉक्टर सूंग को जो अब यूरी का पीछा करते करते स्टोरेज रूम तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे यूरी ने स्टोरेज रूम का दरवाजा खोला तभी किसी चीज ने यूरी को पकड़कर पीछे खींच लिया। डॉक्टर सूंग ये देखकर शॉक्ड हो गई। डॉक्टर सूंग उसका पीछा करते करते तुरंत ही अंदर आई लेकिन तभी वो देखती है कि यूरी को किसी चीज ने ऊपर सीलिंग तक लटका रखा है और डॉक्टर सूंग को देखते ही वो यूरी को तुरंत ही नीचे गिरा के मार डालती है। वो कौन सी चीज थी डॉक्टर सूंग ये नहीं देख पाती। वो चीज उसी सैंपल को भी अपने पास ले जाती है जिस सैंपल को यूरी ने कलेक्ट किया था। डॉक्टर ने तुरंत ही कैप्टन और बाकी सबको यहाँ आने का कहा। वो जैसे ही वहाँ पर पहुंचे तब वो यूरी की डेड बॉडी को देखकर डॉक्टर सूंग की तरफ शक करने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर सूंग ने ही यूरी को जान से मारा है। तभी कैप्टन ने डॉक्टर सूंग से सवाल पूछना शुरू कर दिया। डॉक्टर सूंग ने कहा मेरा यकीन कीजिए मैंने उसे नहीं मारा, जिस पर कैप्टन उसका बॉडी कैम चेक करने लगते हैं। फुटेज देखते ही उन्हें समझ आ गया कि डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही है और वो निर्दोष है। यूरी पर तो किसी एबनॉर्मल चीज ने हमला किया था लेकिन अब वो सब इस चीज को देखकर मानो जैसे हक्के बक्के
रह गए हो, क्योंकि उन्हें यहाँ पर आए 3 घंटे तक नहीं हुए थे और हर पल एक नया राज उनके सामने आ रहा था। यहाँ हम देखते हैं ली गीसू को, जो अब कंट्रोल रूम में बैठा लगातार बाहर ही देख रहा था। तभी उसके पास पायलट चैंग आए और उसको कहते हैं, गीसू तो ठीक तो है ना, काफी देर से देख रहा हूँ तो कोई बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने जैसे ही ली गीसू की पीठ पर हाथ रखा तब अचानक से ली गीसू पानी की उल्टियां करने लगा। उसके मुंह से लगातार पानी ही निकलता जा रहा था। ये देखकर बाकी सभी लोग तुरंत ही डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहती है कोई भी ली गीसू को छूना मत, और वहाँ आते ही डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ली गीसू को इतना पानी पिलाया किसने, जिस वजह से वो लगातार उल्टियां ही किए जा रहे हैं। तुरंत ही चीफ गूंग भी उनके पास आ गए। उन्होंने जैसे अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी बाकी सब ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। चीफ कहते हैं हिम्मत रखो मेरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने में डॉक्टर ने ली गीसू के गले पर एक कट लगाया और एक पाइप को ली गीसू के फेफड़ों के अंदर डाल दिया ताकि ली गीसू आसानी से सांस ले सके। मगर हम देखते हैं कि उसके फेफड़ों में से भी लगातार पानी निकलता जा रहा है। डॉक्टर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। वो कुछ कर पाती इससे पहले ही ली गीसू अपने भाई की तरफ देखते हुए ही मारा गया। कैप्टन हान ली गीसू की इस तरह की मौत देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और तो और उन्होंने अब यहाँ पे अपने 2 क्रू मेंबर्स को खो दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ली गीसू को किसने मारा। उसके साथ साथ यूरी की मौत किस चीज की वजह से हुई ये भी उन्हें नहीं पता था। यहाँ पे उनसे क्या छुपाया जा रहा है इस चीज का भी उनमें से किसी को कोई अंदाजा नहीं होता। यहाँ पे कोई वायरस है इसका भी किसी को नहीं पता था। उनको एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि डायरेक्टर चोई दूध की धुली नहीं है, वो इन सब से बहुत कुछ छुपा रही है। अगर वो सब कुछ पहले बता देती तो शायद ही कोई बेल्हे पर इस मिशन के लिए आता, इसीलिए उसने ये राज सबसे छुपा रखे। इसी टेंशन के साथ सीरीज का ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर योर टाइम।